नमस्कार मित्रों। मैं हूँ नमिता सचान सुंदर और आज ना एक थोड़ी अलग से विषय को लेकर बात करते हैं, बल्कि कहिए कि हो सकता है आगे भी इस पर बात करें। ऐसा हुआ कि अभी उस दिन हम अपने जो हमारे पास किताबें हैं, पुस्तकें हैं, बहुत सालों से संग्रहित हैं, तो बीच बीच में हम उनको पलटते रहते हैं और जब कोई ऐसी पुस्तक हाथ लगती है जिसे बहुत दिन से नहीं पढ़ा है तो फिर उसको दोबारा निकालते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। तो ऐसे ही जब हम खगाल रहे थे तो उसमें कई बार ऐसी पुस्तक हाथ आ जाती है कि जिस लेखक का नाम हमको आजकल सुनाई नहीं पड़ता है, ना कहीं हमको अपने इसे इंटरनेट वगैरह में मिलता है, ना उनकी रचनाएं मिलती हैं, ना नाम बहुत, अगर कहीं छुटपुट जिक्र आ भी गया तो आ गया। लेकिन जब उनकी पुस्तक में उनका हम परिचय पढ़ते हैं या उनके विषय में पढ़ते हैं तो हमको ये अनुभव हो जाता है कि ये अपने समय के बड़े सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं। लेकिन आज हम सब इनको भूल गए हैं। तो मेरा मन किया कि चलिए इन लोगों के विषय में थोड़ी थोड़ी बात करी जाए। तो ऐसे ही अभी जब पिछले दिनों हम अपनी किताबों को पलट रहे थे तो मेरे हाथ एक पुस्तक आई, डूबने से पहले। डूबने से पहले इसके रचयिता हैं, ये कहानी संग्रह है, डूबने से पहले कहानी संग्रह है और इसके रचयिता हैं श्याम व्यास जी। श्याम व्यास जी इसके रचयिता हैं और ऐसा है कि ये पुस्तक जो है, ये कहानी संग्रह प्राची प्रकाशन दिल्ली ने 1980 में प्रकाशित किया था और प्राची प्रकाशन ने इनके विषय में जो लिखा है हम वो पढ़ के आपको थोड़ा सा सुनाते हैं। प्राची प्रकाशन लिखते हैं कि श्याम व्यास इंदौर मध्य प्रदेश की गणना, इन लेखक की, श्याम व्यास जी की गणना हिंदी के उन लेखकों में की जाती है जिनकी अधिकांश कहानियां हमारी दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुदित होकर काफी सराही गई हैं। तो श्याम व्यास जी के विषय में एक बात हमको ये जानने को मिली कि ये इंदौर मध्य प्रदेश के थे और इनकी जो कहानियां हैं वो अन्य दूसरी भाषाओं में बहुत अनुदित भी हुई थी और काफी सराही भी गई थी। और इनका उपन्यास जो है, एक सर्प चंदन और कजली वन, इसको मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा ये उपन्यास पुरस्कृत भी हुआ था, सम्मानित हुआ था, मतलब ये उपन्यास सम्मानित हुआ था। इसके अतिरिक्त प्राची प्रकाशन की सूचना के अनुसार श्याम व्यास जी की कहानियां 1980 या उस जो समयावधि रही थी उस समय की, उसकी सारी जो स्तरीय साहित्यिक पत्रिकाएं थी उनमें प्रकाशित होती थी उनकी कहानियां, जैसे धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, कादम्बिनी, लहर, साक्षात्कार इत्यादि। हाँ? तो ये कहानी संग्रह डूबने से पहले श्याम व्यास जी का है और मुझे लगा कि हम आजकल इनका नाम कहीं हमको सुनाई भी नहीं पड़ता है और हमने सोचा कहानियां पढ़ी। कहानियों ने मुझे प्रभावित किया, मेरे भीतर का पाठक संतुष्ट भी हुआ और जिस समय ये कहानियां लिखी गई होंगी श्याम व्यास जी के द्वारा, उस समय की जो समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याएं थी उस पर बात की है श्याम व्यास जी ने और हमको ये कहानियां यहाँ पर हमारे वो समाज, उस समाज की समस्याओं से, उस समय की समस्याओं से हमें परिचित कराती हैं इस संकलन डूबने से पहले की कहानियां। डूबने से पहले की सारी कहानियां तो पढ़कर सुनाना संभव नहीं है, लेकिन हम फिर भी इनकी कलम से आपका परिचय कराने के लिए इनकी एक कहानी का वाचन कर उस कहानी को आपके सम्मुख पहुंचाना चाहेंगे और मुझे लगता है ये आपको अच्छा लगेगा। तो जैसा हम कह रहे थे, हम श्याम व्यास जी की डूबने से पहले जो कहानी संग्रह है उसमें से एक कहानी का वाचन करते हैं आपको उनकी कलम से परिचित कराने के लिए। कहानी है, इसका शीर्षक है, कहानी का शीर्षक है ठंडी रोशनियां।
तो चलिए सीधे सीधे कहानी से जुड़ते हैं। मुख्य सड़क छोड़ अधकच्ची अधपक्की सड़क पर पांव रखते ही उसने ऊपर की ओर अपनी टॉर्च से रोशनी फेंकी। रोशनी एक पाइप नुमा आकृति में ऊपर फैल गई। उसने 2-3 बार टॉर्च को ऑन ऑफ किया और फिर से रोशनी फेंकी। जलते हुए टॉर्च को हिलाने लगा। हाथ हिलाने से रोशनी इधर उधर पसरती गई। ऊपर की ओर उठा हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर झुकने लगा। एक बारगी रोशनी में छोटी छोटी झोपड़ियां उग आईं। उसने तब भी प्रकाश फेंकना बंद नहीं किया। रोशनी के दायरे में बराबर झोपड़े आ जा रहे थे, मगर झोपड़ों के अलावा कुछ भी दिख नहीं रहा था। उस समय रात गहराने लगी थी। कृष्ण पक्ष का अंधियारा अपने साम्राज्य पर मुग्ध हो सो रहा था। पीठ के पीछे लंबा चौड़ा राजमार्ग बिछा हुआ था, जिसे कुछ समय पूर्व वे लोग छोड़ चुके थे। बाईं ओर चतदू नदी का पुल खामोश खड़ा था। इस समय पुल पर न कोई वाहन था, न ही कोई राहगीर। सारा दिन और सारी रात अपने ऊपर से सवारियों को गुजारने वाला पुल आश्चर्यजनक रूप से इस समय ऊँघ रहा था। पुल के नीचे बहने वाली चतदू के पानी पर अंधियारा सवार हो चुका था। समूची जलराशि स्याह थी और निंदियाई हुई भी थी। नदी के दोनों किनारों से लगे कुछ खेत थे। खेतों के पास ही कुछ बबूल के, कुछ इमली और कुछ आम के पेड़ खड़े हुए थे। काली उपजाऊ मिट्टी के ढेले खेतों में दूर दूर तक बिखरे हुए थे। ये सब कुछ घूमते हुए टॉर्च के प्रकाश में बारी बारी से उभर रहा था, और उभरने के बाद फिर से सब कुछ अपनी ऊंघ में खोता जा रहा था। उसने एक बार पुनः पलटकर टॉर्च की रोशनी में पुल को तौला। रोशनी पुल पार कर दूर तक जाती हुई सड़क पर बिछ गई थी। फिर उसने दूसरी दिशा में टॉर्च का प्रकाश फेंका। बस लंबी सी सड़क के अलावा कुछ भी न था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, थकी हुई, अलसाई हुई गृहिणी जैसी। गहरी नींद के बावजूद जैसी प्रतीक्षा में गृहिणी रहती है, अपने स्वामी द्वारा रौंदे जाने की प्रतीक्षा में, लगभग वैसी ही प्रतीक्षा में डूबी पड़ी थी सड़क कि अभी कोई उसे रौंदता हुआ, भड़बड़ाता हुआ निकले और उसके कण-कण में कंप भर जाए। कच्चे पक्के रास्ते की ओर एक बार फिर से देख वो बुदबुदाया, सामने ही तो है, पैदल ही चले। बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वो साइकिल को एक हाथ से थाम पैदल चलने लगा। उसका दूसरा साथी ठीक उसी तरह साइकिल थामे पीछे पीछे चलने लगा। पीछे वाले साथी ने अनुसरण करते हुए पूछा, क्यों यार बन्ने, कोई फंदा तो नहीं होगा ना? उसने पलटकर टॉर्च का प्रकाश अपने साथी के मुंह पर डाला। साथी ने घबराकर अपनी आंखों पर हथेलियों की आड़ कर ली। इतनी सी देर में वो समझ गया कि पीछे चलने वाला घबरा रहा है, मन में डर समाया हुआ है उसके। देखो बाबू बिंदेश्वर प्रसाद मिश्रा, एक बात मेरी सुन लो।
या तो लेंडू बनकर घर में पड़े रहो या मरद जैसी बात करो। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, समझे कि नहीं? अरे यार मुन्ने, तुम तो नाराज हो गए। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, ऐसे ही पूछ लिया था। मेरे साथ ये हकलन, ये अच्छा नहीं है। मेरा मन खराब हो जाता है इस तरह की बातों से। पुल पर से एक ट्रक गुजर रहा था। बन्ने ने बिंदे की ओर देखकर कहा, ठहर जाओ थोड़ा सा, ट्रक को निकल जाने दो। ट्रक की हेडलाइट का प्रकाश सड़क पर फैला हुआ था। प्रकाश आगे और आगे बढ़ता जा रहा था और पीछे अंधियारा फिर से अपनी जगह पर पसरने लगा था। ट्रक का टेल लैंप अभी भी दिख रहा था। वो बड़बड़ाया, ऐसी जगहों पर यही हालत है, साले सड़क से लगे हुए हैं, कभी भी ट्रक वाले ऐश करने को रुक जाते हैं। ऐसी स्थिति से ना बचना चाहिए। बिंदेश्वर कुछ नहीं बोला, उसके पीछे साइकिल थामे चलने लगा। बन्ने की चाल में गति आ गई थी और वो मुंह से सीटी बजाने लगा था। इस तरह वो वातावरण को गर्म करने की कोशिश के साथ ही स्वयं को वहां का जानकार घोषित कर रहा था। वे लोग झोपड़ियों के पास पहुंच रहे थे। अंधेरे में आंखें गड़ा गड़ा कर बिंदेश्वर ने देखना शुरू किया। कोई 20-25 झोपड़ियां वहां फैली हुई थी। झोपड़ियों के ऊपर घास फूस की छतें थी और निखालिस मिट्टी में भूसा मिलाकर छोटी छोटी दीवारें उठाई गई थी। दीवारों के बीचों बीच बांस की खपच्चियों के दरवाजे थे, जो 4 फुट से ज्यादा ऊंचे नहीं थे। बिंदेश्वर को केवल 2-3 घर ऐसे दिखे जो ईंटों से बनाए गए थे। इन सबके इर्द गिर्द बिना हिले डुले, जैसे बिना हल चलाए हुए इस समय खेत जैसे फैले थे। झोपड़ी वाली बस्ती के मुहाने पर एक ऊंचा सा पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। पेड़ जो इस समय ऊंघ रहा था। झोपड़ियों वाली बस्ती पूरी तरह से नींद में डूबी हुई थी। पीपल के समीप बैठा एक कुत्ता उठ बैठा और उन्हें देखकर भौंकने लगा। बिंदेश्वर थोड़ा बिचका, मगर बन्ने ने आगे बढ़कर कुत्ते को ललकारा, शेरू ये क्या, साले मुझे नहीं जानता? बिंदेश्वर को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया था और वो बन्ने के चारों ओर घूम घूम कर पूंछ हिला रहा था। बन्ने कुत्ते का सिर और पीठ सहला रहा था। तो यहीं ठहर, मैं देखता हूं। यह निर्देश देने के साथ ही वो आगे बढ़ गया और पास ही के एक मकान के बरामदे में चढ़ गया। बिंदेश्वर निर्देश के बावजूद धीरे धीरे उसी मकान की ओर बढ़ने लगा। बुढ़िया बरामदे में अपनी खटिया पर बैठी हुई बच्चे को प्यार भरी झिड़की दे रही थी। उस झिड़की में हल्का सा रोष था, थोड़ा सा विरोध था, मगर स्वागत ज्यादा था। अरे बाबू, ये भी कोई टाइम है आने का? सब सो गए हैं, पहले खबर ही करवा देते। मालूम भी है कितने बज रहे हैं? सब मालूम है, सब मालूम है रामली, और कुछ भी नहीं मालूम है। अरे इस काम के लिए कोई टाइम थोड़ी होता है, चल जल्दी कर। और हाँ, मेरे साथ एक और मांगरू है, पर अपना ही है। झोपड़ियों में अंधेरा चित्त पड़ा हुआ था। एक भी झोपड़ी में रोशनी का कोई कतरा नहीं था। सभी के द्वार बंद थे।
और बंद दरवाजों के बाहर गली का रास्ता कुतिया जैसा सोया पड़ा। बन्ने ने मकान के सहारे साइकिल टिका देने को बिंदेश्वर से कहा और एक सिगरेट जला ली। बिंदेश्वर के साइकिल दीवार से टिकाने के बाद बन्ने ने उसे पास बुलाया और वो जाकर उसके पास खड़ा हुआ। उसकी छाती अभी भी धड़क रही थी। 2-3 घंटे पहले पी गुलाब का असर लगभग समाप्त हो चला था। जंगल की हवाएं फिर बह चली थी। उसे अपना शरीर ठंडा होता लगा। और है क्या? बन्ने हंसा। उसकी हंसी में व्यंग भी था और सूक्ष्म सी सहानुभूति भी थी। जैसे उसे मालूम था कि शाम को दूध पीने के बाद भी बच्चा रात्रि को किसी पहर उठकर दूध के लिए रोएगा। उसने अपनी जेब से शीशी निकाली और उसके आगे बढ़ा दी। ले, एक बार में ही गटक जा, थोड़ी गर्मी आ जाएगी। तू नहीं लेगा क्या? नहीं, गटक जा, मुझे नहीं जरूरत है। बिंदेश्वर एक ही सांस में पौवा चढ़ा गया और शीशी को एक ओर फेंक दिया। बन्ने हंसने लगा और हंसते हुए ही बोला, अब ठीक है ना? बिंदेश्वर भी उसके साथ हंसने लगा और स्वयं को एकदम हल्का, डर के बोझ उतर जाने जैसा महसूस करने लगा। झोपड़ियों वाली बस्ती में खड़े हुए उसे मुख्य सड़क पर ट्रकों की हेडलाइट का प्रकाश नजर आया। उसने हिकारत से उस ओर देख मुंह फिरा लिया। ट्रकें बिना रुके बढ़ गई थीं। अंधेरे के बीच रास्ता चीरती हुई बुढ़िया उनके पास आ रही थी। बन्ने ने साथ की छोकरियों पर टार्च का प्रकाश डाला और एक का हाथ पकड़ बुढ़िया से पूछा, ये दूसरी कौन है? ये अभी अभी आई है, रंभा है। बन्ने हंसता हुआ एक ओर चला गया। बस्ती के अंधेरे से भरे प्रांगण में हंसती हुई बुढ़िया, प्रतीक्षा करती छोकरी और पसीने में लथपथ बिंदेश्वर, ये तीनों प्राणी खड़े थे। बिंदेश्वर तय नहीं कर पा रहा था कि ऐसे में वो क्या करे। क्या वो भी हाथ पकड़कर एक ओर चला जाए या यूं ही इंतजार करता रहे? बुढ़िया ने उसे सहारा दिया। बाबू, तुम उधर चले जाओ, वहां खटिया भी है। बुढ़िया हंस रही थी और बिंदेश्वर के मन में कंप हो रही थी। उसे लगा जैसे चारों ओर का अंधियारा सिमट कर उसके मन में उतर गया है और वो धुएं की तरह अंदर ही अंदर घुटकर उसकी सांस को अवरुद्ध किए हुए है। उसकी शिराओं में रक्त प्रवाह तेज हो गया। वो आगे बढ़ लिया। एक छोटी सी ढिबरी उस सूनी कोठरी में जलने लगी तो बिंदेश्वर ने महसूस किया कि खटिया पर लेटी रंभा के चेहरे पर एक मासूमियत अभी भी विद्यमान है और सड़क के किनारे पर रहने के बावजूद उसकी समूची देह पुष्ट है। वक्ष भरा हुआ था और चेहरा भी खूब आकर्षक था। उसने स्वयं ही अपने ब्लाउज के आधे बटन खोल दिए और अब खटिया पर पड़ी पड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। बिंदेश्वर ने ढिबरी हाथ में उठाकर उसके मुंह की ओर प्रकाश किया। वो वैसे ही लेटी रही, बिल्कुल निर्विकार। अब वो ढिबरी के प्रकाश में उसकी समूची देह का सूक्ष्म अवलोकन कर चुका तो लेटे लेटे ही लड़की ने पूछा, और कुछ बाकी रहा है क्या? बोलते बोलते बिंदेश्वर अटक गया। वो खटिया पर बैठ गया और लड़की की आंखों में झांकने लगा। बाकी तो कुछ रहा नहीं, केवल यह जानना था
कि इतना रूप देह का वैभव होने पर भी ये धंधा क्यों? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुमसे पैसा इसलिए नहीं लूंगी कि तुम्हें जवाब दूं। तुम अपना काम करो। लड़की बिफर गई थी और अपने ब्लाउज के बटन फिर से बंद करने लगी थी। उठते हुए पुनः बोली, बाबू साहब, यहाँ रोज ही लोग आते हैं और पूछते हैं, इससे पहले भी कितनी बार। क्यों करती हो ऐसा? ड्राइवर और खलासी, पटवारी और पुलिस, आप जैसे पढ़े लिखे और गंवार, सफेद पोश और मैले कुचैले हर बार यही पूछते हैं, ऐसा क्यों करती हो? और फिर वही सब कुछ करते हैं। तुम अपना काम करो और रास्ते लगो। लड़की ये सब कहते हुए कांपने लगी थी और अब तक उठकर बैठ गई थी। स्पष्ट था कि वो झुंझलाहट में भर गई थी और निरर्थक बातों से स्वयं को बचाना चाहती थी। बिंदेश्वर ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आहिस्ता से बोला, तुम बुरा मान गई? अच्छा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये लो तुम्हारी फीस और तुम कहो तो जाऊं। उसने सचमुच एक नोट निकालकर खटिया पर रखा और खड़ा हो गया। लड़की अविश्वसनीय ढंग से आंखें फाड़े उसे देखने लगी। जाऊं न जाऊं की मुद्रा में खड़े बिंदेश्वर का हाथ पकड़ धीरे से खींचा और गिड़गिड़ाई, वो सब बहुत लंबी बात है और बहुत दुखदाई भी। सुनाना शुरू किया ना तो भोर हो जाएगी और रामली बुढ़िया खा जाएगी। सगी माँ है ना? ये बुढ़िया तुम्हारी माँ है? हाँ, माँ है। इसी कोख की जाई हूं। जब इसी ने शुरू शुरू में इस काम पर लगाया तो मैं कितना रोई थी मैं। सड़क पर खड़े रहकर अफसर हर मंत्री को अर्जी दी थी, प्रार्थना की थी कि मुझे इस नर्क से बचाए। तब ना मैं 14-15 साल की थी बस। फिर क्या हुआ? रंभा हंसने लगी। विक्षोभ की हंसी हंसते हुए उसके नयन गीले हो गए। बिंदेश्वर ने उसके कंधे को और सहलाया और पीठ पर हाथ फेरने लगा। फिर यही हुआ कि मुझे शहर के एक संस्कार केंद्र में भेज दिया गया और वहीं वो सब कुछ समाप्त हो गया। फिर मैंने मन ही मन सोचा, जब यही सब करना है तो अपनी बिरादरी में ही क्यों ना रहूं। मैं लौट आई अपने लोगों में। अब मैंने अपने सभी संस्कारों को खत्म कर दिया है। अब तो ये भी याद नहीं कि कितने लोग यहाँ आए। ये तो रोज का सिलसिला है। माँ भी खुश है? बिंदेश्वर अचकचाया। माँ भी खुश है? हाँ, माँ भी खुश है। बिरादरी में हर घर एक लड़की को इस काम के लिए देता है। इस बिरादरी की यही रीत है। मैं चली गई थी, माँ को बड़ा निरादर मिला था। सब उसे कचोटते थे। अब सब खुश हैं। ऐसा क्यों होता है? तुम लोग खेती बाड़ी क्यों नहीं करते? कितनी जमीन आसपास पड़ी हुई है। बिंदेश्वर की बात सुन लड़की फीकी सी हंसी को पी गई और टूटे हुए स्वर में बोली, जमीन कहाँ है बाबू? सभी पर तो बड़े बड़े लोगों ने कब्जा कर रखा है। हम लोगों के पास 1-1, 2-2 एकड़ के जमीन के टुकड़े हैं। उन पर जो उपज जाए वही बहुत। बस पेट पलता है तो इन्हीं पैसों से। समझे बाबू? ढिबरी बराबर जल रही थी। बाहर दूर दूर तक हले अनहले खेत बिछे हुए थे। जो लोग खेती कर सकते थे वे निरुपाय थे। उनकी लड़कियां वर्ण शंकर और हरामी औलादों का बीज धारण कर रही थी। जो खेती से दूर थे वे खेतों पर कब्जा किए हुए थे, जमीन पर चढ़े हुए थे, भूमि को बंधक किए हुए थे। जलती ढिबरी के प्रकाश में बिंदेश्वर ने देखा जैसे रंभा नहीं, उसकी आंखों के सामने जमीन का बिना हला हुआ टुकड़ा पड़ा हुआ है और उसमें से सौंधी सौंधी गंध आ रही है।
लेकिन उसने महसूस किया कि वो भूखंड उसका नहीं है, अतिक्रमण नहीं कर सकता है, करना भी नहीं चाहिए उसे। एक अजीब सी नैतिकता ने उसे दबोच लिया और वो उठ खड़ा हुआ। रंभा ने तीखे स्वर में कहा, तुम समझते हो कि तुम चले जाओगे तो कोई नहीं आएगा, ये काम बंद हो जाएगा? बिंदेश्वर सोच नहीं पा रहा था, सोचने के लिए कुछ भी शेष ही नहीं था। कोठरी में रंभा की हंसी के दाने बिखरने लगे थे और तभी डिबरी बुझ जाने से अंधियारा नए संदर्भों में खटिया पर और मन में पसरने लगा। झोपड़ी वाली बस्ती के आंगन में खड़ा खड़ा बन्ने आवाज लगा रहा था और बीच बीच में बुढ़िया की कंकरीली हंसी सुनाई दे जाती थी। बिंदे नए सिरे से खटिया पर बैठ गया और रंभा की देह को सहलाने लगा। रंभा बराबर हंस रही थी। वो हंसते हंसते ही खटिया पर पसर गई। ढिबरी पहले ही बुझ गई थी। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अच्छा, कितना कुछ कहती है ना कहानी। ये देह, ये रीतियां, ये ऐसी प्रजातियां अभी भी शायद कहीं होंगी कोने खुतरे में हमारे देश में। और देखिए, वो तो रीति एक किसी बिरादरी की, लेकिन हमारे आसपास जो आज हो रहा है, हमारे आसपास जो खुलेआम हो रहा है, बर्बरता से हो रहा है, पाशविकता से हो रहा है, वो सब भी देह के ऊपर से ही गुजर रहा है ना। तो बताइएगा, कैसी लगी आपको श्याम व्यास जी की ये कहानी? हमें प्रतीक्षा रहेगी। और हाँ, एक बात और, आप में से, आप सुनने वालों में से किसी को भी यदि श्याम व्यास जी के विषय में कुछ और जानकारी मिले तो कृपया कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम चाहते हैं कि ऐसी कलम को हम अपनी धरोहरों की तरह रखे ही नहीं रहें, बीच बीच में उनसे मिलते रहें, उनके विषय में जानते रहें और जितना हो सके उनको संजोए रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और कलम के साथ, किसी और दिन, किसी और विषय में बात करते हुए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।